वृंदापाल और गुरसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से क्रमशः 1 से लेकर 30, 31 से लेकर 60 और 61 से लेकर 90 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसका अध्ययन हमने किया। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 91 प्रश्न से 120 प्रश्न अर्थात 30 प्रश्नों का पुनः अध्ययन करेंगे। ये कुछ नवीन प्रश्न आपके सम्मुख हम लेकर आए हुए हैं, इन्हीं प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है 91 प्रश्न संख्या 91, वो कहता है कि बुद्धि, क्या कहता है, बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जब इस तरह एक सत्तात्मक सिद्धांत की बात आएगी तो ये सिद्धांत थार्नडाइक का भी नहीं है, ये बर्ट का भी सिद्धांत नहीं है, ये स्पीयरमैन का भी सिद्धांत नहीं है, ये सैमुअल जॉनसन का सिद्धांत है। तो यहाँ पर उत्तर नंबर 91, प्रश्न संख्या 91 का उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? उत्तर डी, कि बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सैमुअल जॉनसन ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 92 प्रश्न है आपका कि थ्रस्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है। थ्रस्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है? तो 7 तत्वों से युक्त माना है। तो विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर 8 दिया है तो ये गलत है, 9 दिया है तो ये भी गलत है, 5 दिया है ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। थ्रस्टन ने बुद्धि को 7 तत्वों से युक्त माना है, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 93वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि टर्मन और मेरिल ने बिने साइमन मापनी के पुनर्मापनीकरण किया था। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि टर्मन और मेरिल ने बिने साइमन मापनी का पुनर्मापनीकरण किया था। कहाँ किया था, यही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस के प्रतिदर्शों के अनुसार एकदम गलत है। फ्रांस के प्रतिदर्शों के अनुसार नहीं किया था। ठीक। अमेरिका के प्रतिदर्शों के अनुसार ये भी गलत है। भारत के प्रतिदर्शों के अनुसार तो ये भी गलत है। उन्होंने किया था जर्मनी के प्रतिदर्शों के अनुसार। टर्मन और मेरिल ने बिने साइमन मापनी का पुनर्मापनीकरण किया था जर्मनी के प्रतिदर्शों के अनुसार। ठीक है। अब 94वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है। कि सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हम जानते हैं कि इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। स्पेयरमैन ने किया, क्रोन ने नहीं किया, थार्नडाइक ने नहीं किया, वुडवर्थ ने नहीं किया। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? स्पेयरमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया। चलिए 94 प्रश्न तक आपका हो गया। अब हम 95 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 95वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी बालक की मानसिक आयु, क्या कह रहा है, मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। हम जानते हैं कि बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु
ठीक, गुणे 100। ठीक है, यही होता है इस बुद्धिलब्धि का सूत्र। दे क्या रहा है, मानसिक आयु दे रहा है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष यहां लिख दीजिए तुरंत, ये 15 वर्ष हो जाएगा आपका। 15 वर्ष बटे वास्तविक आयु कितना दे रहा है, 12 वर्ष, तो 12 लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसी को हल कर देना है। ठीक है, हल करने को आप एक बार अभ्यास कर लीजिएगा इस तरह के प्रश्नों का। ठीक है, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में जितना कम से कम समय लगेगा, आप उतने ही जल्दी सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न थोड़े से लंबे होते हैं, इसलिए इसको बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए 3 पचे 15, 3 चौक 12, ठीक, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आ गया आपका यहाँ से 25 पंचे 125, तो ये उत्तर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि कितनी आ जाएगी, 125। तो 95वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। हमने उसको हल करके बता दिया आपको। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, 125 आपका ए विकल्प सही है, 80 गलत है, 100 गलत है और 105 भी गलत है। ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 98वां प्रश्न आपके सम्मुख है। कौन सा प्रश्न, 98वें प्रश्न कि बुद्धि परीक्षा। 98वें प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। किसने कहा था, यही पूछ रहा है। 98वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या सही होगा। आपके सम्मुख 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया है टर्मन, ये कथन टर्मन का है कि ड्रेवर का है कि बिने का है कि रोरसा का है। ठीक है, तो ये कथन है टर्मन का। ठीक है, जब इस तरह के कथनात्मक क्वेश्चन हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, चाहे अभिप्रेरणा से संबंधित हो, चाहे अधिगम से संबंधित हो या अन्य चीज़ों से संबंधित अगर किसी का कोई कथन है तो उसको हमको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर रखेंगे तो इसका उत्तर आप हल कर ले जाएंगे। इसका उत्तर दिया है, इस कथन को कहा है टर्मन ने कहा है। किसने कहा है, टर्मन ने कहा है। जर्मनी में वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, 97वें प्रश्न आपके सम्मुख है और कह रहा है कि जर्मनी में वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। कब की, 1879 ईस्वी में की कि 1889 ईस्वी में की कि 1896 ईस्वी में की कि 1890 ईस्वी में की। ठीक है, तो हमको पता है कि जर्मनी में वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में की। तो यहाँ से विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 97वें प्रश्न आपके हो गए। अब हम 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 98वां प्रश्न आपके सम्मुख आ गया है और हम देखते हैं कि सामूहिक 98वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। भारत में हुआ कि अमेरिका में हुआ कि जर्मनी में हुआ कि ब्रिटेन में हुआ। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, अमेरिका में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 99वें प्रश्न है कि सन 1910 में किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की। 99वां प्रश्न है कि 1910 में किसने गणित की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गणित की है, गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की।
99वां प्रश्न आपका है और इसके विकल्प में है बिने ने संपादित की, कि टर्मन ने संपादित की, कि कैटल ने संपादित की, कि कोर्टिस ने संपादित की। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 99 का ए आपका सही हो जाएगा कि बिने ने 1910 में सबसे पहले गणित बुद्धि परीक्षा संपादित की। ठीक है, अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न कि रोरसा स्याही धब्बे परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि रोरसा स्याही धब्बे में 10 कार्डों का प्रयोग होता है। कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 10 कार्डों का प्रयोग होता है। तो यहाँ से डी आपका गलत हो जाएगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा, ए भी आपका गलत हो जाएगा और सही क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 101वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि 71 से 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि कोई बालक 71 से लेकर 80 बुद्धि लब्धि प्राप्त करता है तो ऐसे बालक को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, 4 विकल्प आपके सम्मुख दिया हुआ है। अल्प बुद्धि वाले बालक कह सकते हैं, कि मंद बुद्धि वाले बालक का कह सकते हैं, ठीक, कि सामान्य बुद्धि वाले बालक कह सकते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह का है, हमने बुद्धि लब्धि का जब चार्ट आपको बताया था तो हमने कहा था इस चीज़ को कि बुद्धि लब्धि का ये चार्ट आप याद रखिएगा कि किस बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको कहा था कि 71 से लेकर के 80 तक अगर कोई बुद्धि लब्धि वाला बालक है तो उसको अल्प बुद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्प बुद्धि बालक कहा जाएगा। मंद बुद्धि वाले बालक जो होते हैं, जो 25 से नीचे बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं, उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। सामान्य बुद्धि वाले बालकों में 90 से लेकर के 109 तक जो बुद्धि लब्धि बालक प्राप्त करते हैं उनको हम सामान्य बुद्धि लब्धि में कहते हैं। 71 से लेकर के 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम अल्प बुद्धि वाला बालक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 101 प्रश्न आपका हो चुका। अब हम 102वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 102 प्रश्न आपका कह रहा है कि मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं विल्हेम वुंट ने इसके जनक हैं, कि फ्रायड इसके जनक हैं, कि जुंग इसके जनक हैं, कि स्पीयरमैन इसके जनक हैं। तो बच्चों, इसके जनक हैं फ्रायड। इसके जनक कौन है? फ्रायड हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं फ्रायड महोदय। कौन हैं? फ्रायड महोदय हैं। ठीक है, 103 प्रश्न आपके सम्मुख है कि बुद्धि परीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता। 103 प्रश्न आपके सम्मुख है और कह रहा है बुद्धि परीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इस तरह के जब नहीं जैसे प्रश्नों को हल करना हो तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बुद्धि परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। पहले हम इस चीज को देखें। ठीक है, आसानी हो जाती है प्रश्नों को हल करने में। तो बुद्धि परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? बुद्धि के मापन में किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग किस में किया जा सकता है? बुद्धि के मापन में किया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन और चयन में किया जा सकता है। जब बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता भी हमने पढ़ाई थी, बुद्धि परीक्षण भाग 3 में इस चीज को मैंने बतलाया था कि बुद्धि के मापन में भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं और व्यावसायिक निर्देशन तथा उनके चयन में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जन्मजात योग्यता के मापन में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, और शाला प्रवेशार्थियों के चयन में, शाला प्रवेशार्थियों का मतलब है कि पाठशाला विद्यालयों में अगर हम प्रवेशार्थियों का चयन कर रहे हैं तो उसके चयन में भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो 3 चीजें यहाँ से हम उपयोग किया जा सकता है बुद्धि परीक्षण में। ए का उपयोग किया जा सकता है, व्यावसायिक निर्देशन का भी उपयोग कर सकते हैं, शाला प्रवेशार्थियों के चयन में भी हम कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब प्रश्न पर आ जाइए कि बुद्धि परीक्षा
परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो जन्मजात योग्यता के मापन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। जन्मजात योग्यता के मापन में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बिने और साइमन मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के थे? बिने और साइमन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, यही पूछा जा रहा है। तो आप उनकी जीवनी को अगर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, इस चीज़ को आप जान लेंगे। वो जर्मनी के भी नहीं थे, वो अमेरिका के भी नहीं थे, वो थे फ्रांस के। ठीक है। और डी इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो बिने और साइमन मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है। अब 105वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक है। तो देखिए, स्पेयरमैन द्विकारक और त्रिकारक के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिने ने एक कारक सिद्धांत को दिया है। और जब समूह कारक की बात आएगी तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने कहा कि बुद्धि में 7 तत्व विद्यमान होते हैं। इसलिए ये इस प्रश्न के उत्तर में, 105वें प्रश्न के उत्तर में थर्स्टन आपके सही हो जाएंगे, कैली भी नहीं है। ठीक है। चलिए, 105 प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब 106वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 106वां प्रश्न आपके सम्मुख दे रहा है कि कैली के अनुसार बुद्धि, 106वां प्रश्न कह रहा है कैली के अनुसार बुद्धि है, ठीक है, 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है कि 8 मानसिक योग्यताओं का समूह है कि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है कि 10 मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो जब हम कैली को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि बुद्धि जो होती है वह 9 मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। तो यहाँ से 106वें प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका कि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। सॉरी, कैली के अनुसार बुद्धि जो है वो 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है, ठीक है। तो 106वें का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 107वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी। बहुत ही सरल प्रश्न है। मानसिक आयु की अवधारणा बिने ने दी थी। किसने दी थी? बिने ने दी थी। राइस ने भी नहीं दी, भाटिया ने भी नहीं दी, और इनमें से कोई तो एकदम गलत है, ठीक है। अब 108वां प्रश्न है। 108वां प्रश्न क्या है आपके सम्मुख? ध्यान दीजिएगा कि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा था? 108वां प्रश्न है कि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के आधार पर सुधारने की योग्यता है, सुधारने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था, ठीक, कि टर्मन ने कहा था, कि स्पेयरमैन ने कहा था, कि बिनेट ने कहा था। इस तरह की जब परिभाषाएं आ जाती हैं, इस तरह का जब स्पष्टीकरण आ जाता है, किसी का कथन आ जाता है, तो मैंने अभी कहा कि इसको याद रखने की ज़रूरत है, इसको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ये किसने कहा था? ये मैकडूगल ने कहा था। तो 108वें का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 109वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 109वां प्रश्न आपके स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहा है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि का सामान्य तत्व, बहुत ही नया प्रश्न है, ये हम आपके सम्मुख लेकर आए हुए हैं, ठीक है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि का सामान्य तत्व है, ठीक है। सामान्य तत्व सभी में होता है कि स्वस्थ मनुष्यों में होता है कि केवल पुरुषों में होता है कि केवल शिक्षित लोगों में ही होता है, ठीक है। ये नया प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए और समझिए। स्पेयरमैन को जब हमने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि बुद्धि का जो सामान्य तत्व होता है वह सभी में होता है, ठीक है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, कोई बालक हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि का जो सामान्य तत्व होता है यह सभी में होता है।
किसमें होता है? तो सभी में होता है। तो 109वें प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, कि सभी में होता है। बाकी आपके जो 3 विकल्प दिए हुए हैं, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। ठीक। 110वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि गणितीय संकेत को समझने, गणितीय संकेत को समझने व प्रयोग करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ठीक है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जितने भी प्रश्न इस श्रृंखला में बनाए हैं वो सभी बुद्धि से ही हैं। इसके पहले जो हमने 90 प्रश्न पढ़े उसमें अधिकांश प्रश्न, करीब 80-82 प्रश्न जो है अधिगम से संबंधित थे, लेकिन इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप देख रहे होंगे कि बुद्धि से ही संबंधित हैं। इसका कारण यह है कि हमने अधिगम भी पढ़ा दिया है, हमने बुद्धि भी पढ़ा दिया है। तो जिन जिन चैप्टरों को हम पढ़ा दिए हैं उन चैप्टरों से हम प्रश्नों को यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो है थोड़ा सा टेट के जो अनसॉल्व पेपर हैं उनको भी हल करवा दीजिए। विगत पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बाल मनोविज्ञान के तहत, उन प्रश्नों को भी हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जो है, जब ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो अगले वीडियो में हम उसको भी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, तो भी रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न 110वां है कि गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? स्थूल बुद्धि कहते हैं कि अमूर्त बुद्धि कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 111वां प्रश्न है आपके सम्मुख कि सुप्रसिद्ध विचारक बिने ने बुद्धि को किसकी योग्यता माना है? सुप्रसिद्ध विचारक बिने ने बुद्धि को किसकी योग्यता माना है? तर्क की योग्यता माना है कि निर्णय की योग्यता माना है कि आत्म आलोचना की योग्यता माना है कि उपरोक्त सभी? तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। उन्होंने तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना को बुद्धि की योग्यताएं माना है। ठीक है, तो सभी आपके सही हो जाएंगे। तो यहां से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 112वां प्रश्न है कि किसी भी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है। ठीक है, ये नया प्रश्न है। जब हम क्षेत्र सिद्धांत, पिछली भी वीडियो में हमने इस चीज़ को कहा था कि हम क्षेत्र सिद्धांत को भी आपके सम्मुख लेकर उपस्थित होंगे, और जब क्षेत्र सिद्धांत को आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य भी आपको समझाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नई हैं। सिर्फ इतना इसमें जान लेना है कि जब भी कोई पूछे कि जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य क्या होता है, तो आप उत्तर दीजिए कि उसका माध्य जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, क्या होता है? तो यहाँ से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, डी भी आपका गलत है, 60 भी आपका गलत है, बी आपका 80 जो है गलत है, और सी आपका 60 भी गलत है, डी एकदम गलत है। ठीक है, तो किसी भी जनसंख्या का जो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है उसको हम 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 112वें प्रश्न का उत्तर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 113वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न आपके श्यामपट पर दिख रहा होगा कि जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण डैश 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 क्षेत्र में रहते हैं। किस क्षेत्र में रहते हैं? अधिकतम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले क्षेत्र में रहते हैं कि न्यूनतम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले क्षेत्र में रहते हैं कि मध्य बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले क्षेत्र में रहते हैं कि उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण मध्य बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित है। सांवेगिक बुद्धि भी
बुद्धि के प्रकारों में ही आता है। ठीक, तो सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित है कौन? जीन पियाजे एकदम नहीं। ठीक, सैलोवी और मेयर ये आपके सही हैं। सैलोवी और मेयर ही सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय से संबंधित हैं। मैस्लो आपके नहीं हैं, थर्स्टन और कैली भी आपके नहीं है, तो यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा? ठीक है, फिर वही चीज, कथन आ गया यहाँ पर। कथनों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे कि कौन सा कथन किसने दिया है। बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा? ठीक है, बकिंघम ने कहा कि बिने ने कहा कि टर्मन ने कहा कि स्पीयरमैन ने कहा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, बकिंघम ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। 115 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब हम 116वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 116वां प्रश्न आपके श्यामपट पर दिख रहा है कि कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है। कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है। कृत्रिम बुद्धि मतलब बनावटी बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है। देखिए, कंप्यूटर, अब जब नहीं की बात आई है तो कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा की जा सकती है। हमने कहा नहीं को ध्यान में हटाइए। ठीक है, इस तरह नहीं वाले प्रश्नों में थोड़ा सा नहीं को पहले एक बार हटा दीजिए। ठीक है, पहले आप देखिए कि कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा की जा सकती है। तो कृत्रिम बुद्धि मतलब बनावटी बुद्धि होता है। कैलकुलेटर क्या है? बनावटी बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि है। ठीक है, कंप्यूटर आपका क्या है? बनावटी बुद्धि है। कैलकुलेटर ये भी बनावटी बुद्धि है। रोबोट क्या है? वो भी बनावटी बुद्धि है। तो इसमें बच क्या रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि कृत्रिम बुद्धि के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है। किसकी? मनुष्य की। मनुष्य जो है उसकी बुद्धि जो होती है वो कृत्रिम नहीं होती, वो प्राकृतिक बुद्धि होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका 116वें का डी विकल्प सही हो जाएगा कि कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में मनुष्य की चर्चा नहीं की जा सकती है। ठीक, 117वां प्रश्न आपके सम्मुख है। 117वां प्रश्न कह रहा है कि वाइगोस्की के बाल विकास के बारे में कहा है। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि क्या यह संस्कारों की आनुवांशिकता का कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, कि यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। 117वें प्रश्न में ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और सीखिए कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, यह किसका उत्पाद होता है? सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है, कौन नहीं है? यहां पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ठीक है, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है, कौन नहीं है? तो भैया, जब गार्डनर को बेहतर ढंग से आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और ये विकल्प आपका डी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइप करने में भैया से गलती हो जाती होगी, तो उसका ध्यान हमको नहीं रखना है। ठीक है, हमको प्रश्नों पे ध्यान देना है, हमको विकल्प पे ध्यान देना है। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। प्यारे बच्चों, गलतियों के संबंध में कहा जाता है कि जो न करे गलती उसे भगवान कहते हैं, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और करे गलती और न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पे गलती पे गलती पे गलती और न माने उस शैतान के दादा को पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो इंसान जो होता है वो गलती करता है लेकिन उसको मान लेता है। कल कंप्यूटर ऑपरेटर भैया से बात हो रही थी, उन्होंने अपनी गलती माना, तो इसका मतलब कि वो इंसान है। ठीक है, शैतान नहीं है। चलिए, तो गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है, कौन नहीं है? यही पूछा जा रहा है आपका कि कौन नहीं है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए कि स्थान संबंधी अभियोग्यता उनकी जो है अभियोग्यताओं का जब अधिमान निर्धारित किया था तो उन्होंने उसको बतलाया है कि स्थान संबंधी अभियोग्यता होती है। ठीक है। भावनात्मक अभियोग्यता यह नहीं होती है। अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता ये भी होती है। भाषात्मक अभियोग्यता ये भी होती है। तो 118वें का आपका उत्तर सही हो जाएगा कि भावात्मक अभियोग्यता ये नहीं होती। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भावात्मक अभियोग्यता जो है उसमें नहीं होती। 7 अभियोग्यताओं में भावात्मक अभियोग्यता नहीं होती। 118वां प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम 119वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 119वां प्रश्न आपके स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में ले जाने वाले सूत्र 3R का तात्पर्य है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा लाए जाने वाले, ठीक, सूत्र 3R का तात्पर्य है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले सूत्र 3R का क्या तात्पर्य है? नया प्रश्न है। ठीक है। इस चीज को भी हमने इस चीज में रखा है। ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला विकल्प है पढ़ना लिखना और गणित का ज्ञान। दूसरा विकल्प है कि पढ़ने लिखने और दौड़ने का ज्ञान। तीसरा विकल्प है पढ़ने लिखने और याद करने की योग्यता। और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले सूत्र 3R का तात्पर्य होता है पढ़ना लिखना और गणित का ज्ञान। तो यहाँ से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, सी भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और डी भी आपका गलत हो जाएगा। 120वां प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि यदि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी, क्या होगी? तो हमने अभी कहा था कि बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। यही हमने कहा था कि बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धिलब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसी में इसको रख देना है। ठीक है। जितना आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, आप प्रश्नों को उतनी जल्दी हल करने की क्षमता आप में आ जाएगी। मानसिक आयु कह रहा है 5 वर्ष, मानसिक आयु हमने 5 वर्ष रख दिया, बटे 4 कर दिया। ठीक है। वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बटे 4 कर दिया, गुणे 100 करना है तो हमने 100 कर दिया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे 125। बुद्धिलब्धि कितनी आ गई? 125। 125 जब बुद्धिलब्धि आ गई तो यहाँ से विकल्प देखिए कि ए आपका विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी 125 वर्ष। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन किया और अपेक्षा करते हैं कि आप अपने सुझाव, अपनी जो इच्छाएं हैं कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी उस आवश्यकता की पूर्ति हम अपने क्लास में करते रहें और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 120 प्रश्न के आगे की जो श्रृंखला है, हम फिर वो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।